स्टार्ट है ना। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। द स्मार्ट विजन क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कल संडे था, ऑफ था, कल पीसीएस का पेपर भी था, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, इस क्लास को ऑफ किया था। जो आपके पीछे आए हुए जो प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न आपके सॉल्व जो हो रहे हैं उसमें आज 2009 टीजीटी 2009 के प्रश्न पत्र को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है भैया जी। उमेश यादव जी गुड आफ्टरनून भैया। ठीक, चलिए हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर एक एक प्रश्न को हम लोग आगे क्लियर करेंगे। ठीक, प्रश्न आपका है कि पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुई थी, यही प्रश्न आपका है। पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुई थी। ठीक है, आंसर आप लोग भी दे सकते हैं, देते रहिए आप लोग भी आंसर। पुरंदर की संधि, अब ध्यान देना है, ये आंसर है आपका शिवाजी और राजा जयसिंह। शिवाजी और राजा जयसिंह, ये घटना उस समय की है जब शिवाजी मराठों का जो साम्राज्य स्थापित कर रहे थे, उसी समय उन्होंने मुगलों के बहुत सारे किलों को क्या किया था, मुगलों के और बीजापुर के दोनों के बहुत सारे किलों को उन्होंने क्या किया था, अपने कब्जे में ले लिया था। इसी बीच में कुछ घटनाएं और हुई थी, जैसे हुई थी 1663 में। 1663 ईस्वी में 1663 ईस्वी में एक शाइस्ता खां के ऊपर शिवाजी का आक्रमण हुआ था। ये घटना अलग है, इस घटना को हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। शाइस्ता खां के ऊपर शिवाजी का आक्रमण हुआ था और शिवाजी ने शाइस्ता खां को क्या किया था, दक्षिण का जो सूबेदार था उसको वहां से भगा दिया। दक्षिण का सूबेदार था उसको उन्होंने क्या किया, भगा दिया। इसी कारण शिवाजी जब ये यहां से पराजित होकर भाग गया, और दूसरी तरफ इसी बीच में 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत को लूटा। ये शाइस्ता खां को पराजित किया, ठीक है। शाइस्ता खां को 1663 पराजित किया, 1664 में सूरत को लूटा। इन्हीं दोनों घटनाओं के कारण औरंगजेब, जो मुगल बादशाह उस समय था, औरंगजेब ने क्या किया, उन्होंने राजा जयसिंह को शिवाजी को नियंत्रित करने के लिए दक्षिण का सूबेदार बनाकर उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए भेजा। ठीक है, जब राजा जयसिंह पहुंचते, राजा जयसिंह ने तोपों के साथ वो जाते हैं और कई तोपें लेकर जाते हैं। उन्होंने लगातार शिवाजी मराठों के जो क्षेत्र थे, चाहे उनके कृषि क्षेत्र हो, चाहे सबको तहस नहस करते हुए, और जो भी शिवाजी के द्वारा जीते गए किले थे, उन किलों को क्या किया, जीतते हुए आगे बढ़ रहे थे। जब यह स्थिति शिवाजी ने देखा तो शिवाजी ने कहा, उनके पास एक प्रस्ताव भेजा, जयसिंह पास संधि प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव भेजा, संधि प्रस्ताव भेजा। और जो संधि प्रस्ताव भेजा, उस प्रस्ताव में यह निश्चित किया गया कि शिवाजी और इनके बीच में संधि की जाएगी। किसके बीच में, जयसिंह के मध्य। जयसिंह भी मान गया और लास्ट में इन दोनों के मध्य, शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर नामक स्थान पर 22 जून 1665 ईस्वी में 22 जून 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। कौन संधि हुई, पुरंदर की संधि हुई। कौन संधि, पुरंदर की संधि। 22 जून 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई।
अब ये बात आती है इस पुरंदर की संधि में क्या निर्णय लिया गया, इस पुरंदर की संधि में क्या निर्णय लिया गया, ये प्रश्न उठता है। तो पुरंदर की संधि के तहत पहली चीज क्या था, शिवाजी जो थे, शिवाजी मुगलों से जीते हुए 23 किले वापस किए, वापस करने को राजी हुए। मतलब 23 किले उन्होंने क्या किया, वापस करने के लिए ये राजी हुए। दूसरा, शिवाजी के पुत्र थे संभाजी, शिवाजी के पुत्र संभाजी थे, संभाजी। और संभाजी ने क्या किया, संभाजी को मुगल दरबार में 5000 का मनसब, कितना, 5000 का मनसब देने की बात हुई, 5000 का मनसब ये तय किया गया। ठीक है, ये संधि हुई। और शिवाजी बीजापुर की सहायता नहीं करेंगे, ये संधि हुई। बीजापुर जो उस समय मुगलों का विरोधी भी था, बीजापुर का सुल्तान, तो वह ये भी तय किया गया कि बीजापुर की सहायता शिवाजी नहीं करेंगे, बीजापुर की सहायता नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपके क्या था, ये पुरंदर की संधि की बात थी, संधि, पुरंदर की संधि की बात जो थी ये थी। ठीक है, क्लियर हुआ। तो आंसर आपका क्या हुआ, दूसरा आंसर आपका राइट है, शिवाजी और राजा जयसिंह के मध्य। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, किस क्रम में यूरोपीय लोग व्यापार करने हेतु भारत आए। यूरोपियों का जो भारत का व्यापार था, व्यापार करने के लिए वो किस क्रम में आए, ये आपका अगला प्रश्न है। तो क्रम को आपको देखना है, क्रम क्या है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फिर फ्रांसीसी, फिर अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी और अंग्रेज। इनमें से आपको क्रम बताना है, इनमें से क्रम आपको बताना है। तो आपका आंसर सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली, पुर्तगीज। पुर्तगाली कौन था, पुर्तगालियों में वास्को डिगामा, वास्को डिगामा, वास्को डिगामा आया था 1498 ईस्वी। कहां पहुंचा था ये, कोचिन के कारण जी। आंसर है राइट, वेरी गुड, वेरी गुड उमेश जी, वेरी गुड। ठीक है, तो कहां पहुंचा था ये, केरल के कालीकट तट पर, तट पर सबसे पहले यहां पहुंचा था। ठीक है, दूसरा, अब प्रश्न पूछता है कि इसके बाद अगर कौन आए थे, इसके बाद कौन आए थे, डच आए थे, डच आए। डच भारत में कब आते हैं, भारत की बात डच की बात करती है, किया जाता है तो 1605 ईस्वी के आसपास आते हैं, 1605 ईस्वी। सबसे पहले मछलीपट्टनम के पास आते हैं, और उसके बाद फिर वैसे अगर देखा जाए डचों का पहला अभियान आया था 1595 ईस्वी में, लेकिन वो इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा, इन सब क्षेत्रों से होता हुआ गया था। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले जो डच जो आए थे भारत में 1605 में, और 1605 में ही मछलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली कोठी स्थापित की थी डचों ने। ठीक है, अंग्रेजों की बात करते हैं, अंग्रेज कब आए थे, अंग्रेज डचों के बाद आए थे। माना जाता है कि 1608 ईस्वी में जो क्या कहते हैं विलियम हॉकिंस आया था 1608 ईस्वी में, तो वह अनुमति पत्र लेने के लिए आया था कि हमको यहाँ पे व्यापार करने की अनुमति दी जाए। और उसी कारण वह किसके दरबार में गया था, जहांगीर के, मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में गया। और किसके नाम का पत्र था, वह राजा जेम्स प्रथम, इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का पत्र था, जो अकबर के नाम का था। उसको लेकर वह जहांगीर के दरबार में पहुंचा था, क्योंकि उसके पहुंचते पहुंचते अकबर की मृत्यु हो गई थी 1605 में। ठीक है, तो अंग्रेज कब आए थे, उसके बाद आए थे। तो कौन हुए उसके बाद, अंग्रेज।
उसके बाद फिर आते हैं, बीच में एक और नाम आता है डेन, डेन कंपनी का नाम आता है, और उसके बाद फिर आते हैं फ्रांसीसी। फ्रांसीसी 1668 ईस्वी में सूरत में अपनी कोठी स्थापित करते हैं, और डच जो अंग्रेज जो अपनी कोठी स्थापित करते हैं 1613 ईस्वी में सूरत में अपनी कोठी स्थापित करते हैं। तो सबसे पहले पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फिर बीच में डेन आता है, और उसके बाद फिर क्या है, फ्रांसीसी आते हैं। फ्रांसीसी आने वाले सबसे अंतिम थे, और पुर्तगाली आने वाले पहले थे, और जाने वाले सबसे अंतिम थे। ठीक है, ये आपकी प्रश्न बनता है। इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो गया? आंसर आपका क्या बना? आंसर आपका ए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए भैया। चलिए अगला प्रश्न, प्राचीन भारत का पहला प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र या ज्ञाता कौन था? प्रश्न यही है कि प्राचीन भारत का पहला ज्योतिष शास्त्र या ज्ञाता कौन था, यह आपको बताना फटाफट। कौन था ऑप्शन के अकॉर्डिंग? क्या बाणभट्ट थे, आर्यभट्ट थे, विशाखदत्त, कात्यायन? इनमें से कौन जो प्राचीन भारत का सबसे प्राचीन भारत का, जी 400 का मनसब और इंग्लिश खान की उपाधि है जहांगीर ने थे, वेरी गुड जी, प्राचीन भारत का। तो यहां पे आंसर आपका क्या आता है? आर्यभट्ट। आंसर आपका क्या आता है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट गुप्त काल से के बाद के समय, गुप्तों का उनका जो समय अंतिम समय गुप्त काल का था, उसी समय इनका भी समय था। ये गुप्त काल के एक प्रमुख माने जाते हैं खगोल शास्त्री, प्रमुख खगोल शास्त्री थे, खगोल शास्त्री, ज्योतिष शास्त्री ये थे। इनका जन्म कभी कभी पूछा जाता है, जन्म इनका कहां पर हुआ था? जन्म इनका हुआ था पाटलिपुत्र। कहां पे हुआ था? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र इनका जन्म हुआ था, और इन्होंने ही, ध्यान रखना इनसे विषय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पूछा जाता है, इनकी कुछ पुस्तकें थी। पुस्तक कौन सी थी इनकी? पुस्तक की बात करते हैं तो इनकी पुस्तक एक थी सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत इनकी पुस्तक थी। एक पुस्तक और थी इनकी, उसका नाम है आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम कौन पुस्तक थी? आर्यभट्टियम थी। इसके साथ साथ इनके विषय में कुछ और विशेष है। विशेष में क्या आता है इनके विषय में? ये विशेष में आता है कि इन्होंने, किसने? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या है? स्थिर है, और वह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। अपने अक्ष पर अपने अक्ष पर घूमती है और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। क्या है? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और सूर्य की परिक्रमा करती है। सूर्य की परिक्रमा करती है। ये इन्होंने सबसे पहले ये बताया था। भारत में इसके विषय में पहले जानकारी लोगों को हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद की जानकारी जो थी, बाद में फिर इस पर निष्कर्ष हुआ, फिर कॉपरनिकस, बहुत सारे लोगों ने आके इस पर पूरा शोध करके फिर इस चीज को स्थापित किया। दूसरा इनका क्या कहना था? जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगते हैं, कहने मतलब इन्होंने ये बताया कि जो चंद्रमा है वो और अन्य ग्रह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, और चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जो लगता है उसका मेन कारण क्या है? चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का मेन कारण क्या है? जो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाती है, यही इन्होंने कारण बताया कि जब बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य नहीं दिखाई पड़ता, पृथ्वी प्रकाश नहीं पहुंचता सूर्य का, तो सूर्य ग्रहण, और जब बीच में क्या कहते हैं पृथ्वी आ जाती है चंद्रमा और सूर्य के, तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पहुंचता, तो क्या होता है? वो चंद्र ग्रहण हो जाता है। इन्होंने इस चीज बताया। दूसरी चीज इन्होंने ये भी बताया, कहने में अगर देखा जाए चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का कारण बताया। सूर्य ग्रहण का कारण बताया। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कारण बताए थे। दूसरा प्रश्न इसके बाद क्या है? इन्होंने ही सबसे पहले एक आता है, जब मैथ आप देखते हैं, मैथ में एक नाम आता है पाई। पाई पाई का मान, जो वास्तविक मान जो आज भी उसको माना जाता है, पाई का मान जो बताया इन्होंने वो 3.1416।
सबसे पहले जो बताने वाले व्यक्ति कौन थे, इन्होंने ही बताया। और भारत में दशमलव पद्धति को जो अपनाने की बात किया था, सबसे पहले इन्होंने ही कहा था, आर्यभट्ट ने। दशमलव पद्धति की विवाद क्या है, सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही किया था। क्लियर है? इतने संबंधित चीजें आपके आर्यभट्ट से इंपॉर्टेंट आपके बनते हैं। ठीक भैया, क्लियर जी? 22/7, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का नेपोलियन किसको उपाधि दी गई? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ये प्रश्न है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग है चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, बुद्धगुप्त। तो आपको पता है कि इतिहासकार हुआ करते थे, उनका नाम था वीए स्मिथ। वीए स्मिथ ने सबसे पहले ये बताया। वीए स्मिथ ने किसको कहा था? वीए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। नेपोलियन, भारत का नेपोलियन कहा। किसको कहा? समुद्रगुप्त को। अब क्यों कहा, प्रश्न ये उठता है। भाई ठीक है, कहा ये तो क्लियर हो गया, चलिए उन्होंने कह दिया, तो क्यों कहा, प्रश्न यहां से आपका बन जाता है कि भारत का नेपोलियन उन्होंने क्यों कहा। तो इसका जी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया जी, तो इनका जो मेन कहने का उद्देश्य था समुद्रगुप्त का, क्योंकि समुद्रगुप्त एक ऐसा शासक था जिसने समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के राज्यों और उत्तर भारत के राज्यों दोनों के राज्यों को विजित किया था। उत्तर भारत की हम बात करते हैं तो उत्तर भारत के अंतर्गत जो आर्यावर्त उसको कहा जाता था। आर्यावर्त के कुल टोटल 12 राजाओं को पराजित किया था। 2 बार इन्होंने युद्ध किया था। एक प्रथम युद्ध, एक आर्यावर्त का प्रथम युद्ध, आर्यावर्त का द्वितीय युद्ध। जो प्रथम युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध में कुल 9 शासक थे और दूसरे युद्ध में 3 शासक थे। ठीक है, तो इसको क्या कहा गया? आर्यावर्त का प्रथम युद्ध। ठीक है, दूसरा युद्ध इसका दक्षिण भारत के युद्ध में इन्होंने कुल 12 राजाओं के संघ को पराजित किया था। राजाओं के संघ को पराजित किया, और ये जो संघ का नेतृत्व कर रहा था वो पल्लव शासक विष्णुगुप्त कर रहा था। विष्णुगुप्त कर रहा था। कौन कर रहा था? पल्लव शासक विष्णुगुप्त इसका नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, तो दक्षिण भारत के राजाओं के साथ इनकी जो नीति थी उसको कहा जाता है ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति। ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति कहने का मतलब पहले इनको जीत लेते थे और जीतने के बाद फिर इनको पहले ग्रहण मतलब जीत लेते थे, फिर बाद में उसको क्या करते थे? उनको मोक्ष प्रदान कर देते थे। ये इसकी नीति थी। उत्तर भारत के जो उसका क्या था, नीति क्या थी? उत्तर भारत के राजाओं के साथ इसकी नीति, तो उत्तर भारत के राजाओं के साथ इसकी नीति क्या थी? प्रसवोद्धरण की नीति। प्रसवोद्धरण की नीति अर्थात जो था उखाड़ फेंकना इनकी नीति हुआ करती थी। किसकी? समुद्रगुप्त की। तो इस प्रकार इन्होंने क्या किया था? उत्तर भारत और दक्षिण भारत के राज्यों को जीता। लगभग माना जाता है कि उसके शरीर में 100 घाव थे, लगभग 100 युद्धों को उसने जीता और किसी युद्ध में पराजित नहीं हुआ। और इसी कारण क्या है उसको कहा जाता, इन्होंने वीए स्मिथ में क्या कहा? वीए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। ठीक है, चलिए ये आंसर आपका क्या है? समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न, पंचतंत्र की रचना किसने की? तो सबको पता होगा, सिंपल सा प्रश्न है। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा। आंसर क्या है?
विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा, इसमें क्या है, पंचतंत्र में एक राजा थे, राजा के 4 मूर्ख पुत्रों, 4 मूर्ख पुत्रों के शिक्षा की बात की गई, शिक्षा देने की बात की है, देने का उल्लेख है। मतलब शासक था, उसने अपने उसके 4 पुत्र थे और चारों पुत्रों के जो क्या थे, चारों पुत्र उसके मूर्ख थे और उन्हीं को शिक्षा देने के लिए उन्होंने क्या किया, राजा ने विष्णु शर्मा को नियुक्त किया और उन्होंने एक पुस्तक लिखी जो कहानियां हैं। क्या है, एक कहानी है। तो कहानी के माध्यम से उस पुस्तक की रचना की गई थी और जिसमें उसमें आप लोग जिसे बचपन में जब पढ़े होंगे, चालाक लोमड़ी की कहानी, और एक कौवा है, कौवा क्या कहते हैं, पानी में जो कंकड़ डालता रहता है फिर पानी ऊपर आ जाता है, चालाक लोमड़ी की कहानी। इस प्रकार करके बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे इस पुस्तक में मिलती हैं। ठीक है, दूसरी चीज, इस पुस्तक को एक और महत्वपूर्ण चीज मानी जाती है, इसी पुस्तक का लगभग 52 मतलब 50 से अधिक 52 भाषाओं में अनुवाद हुआ है, कितना, लगभग 52 भाषाओं में अनुवाद हुआ है किसकी, विष्णु शर्मा के पंचतंत्र की पुस्तक की। ठीक है, यहां से भी प्रश्न उठ जाते हैं। विशाख दत्त की पुस्तक की बात करते हैं। विशाख दत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस। इसके बाद इनकी एक है देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम, ये इनकी पुस्तक है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, राजा का नाम कहानियों में मिलता है, कोई बहुत विशेष उल्लेख उनका नहीं मिलता। ठीक है, बस ये माना जाता है कि एक राजा थे, उनके 4 पुत्रों को क्या कहते हैं, शिक्षा देने के लिए उन्होंने इस पुस्तक की रचना की थी। ठीक भैया, चलिए अगला है शूद्रक एक पुस्तक है मृच्छकटिकम। कौन सी पुस्तक है, मृच्छकटिकम। गुप्त काल के समय में भी इसकी रचना की गई थी और उसके आसपास के जो जितनी पुस्तकें लिखी गई थी, मृच्छकटिकम ही एक ऐसी पुस्तक थी जिसका अंत जो हुआ था वो किस प्रकार हुआ था, वो दुखपूर्ण हुआ था। इसका अंत किस प्रकार हुआ था, दुखपूर्ण हुआ था। ठीक है, जयदेव की पुस्तक, इसके पहले हम लोग चर्चा कर चुके, गीत गोविंद, जयदेव की पुस्तक गीत गोविंद। हाँ, एक चीज और है आप लोगों के मैं ये बताना चाहूंगा, कल 2025 मतलब 12 अक्टूबर 2025 को पीसीएस का पेपर हुआ था। तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम हिस्ट्री का ही सॉल्व कर रहे हैं और हिस्ट्री को हम लोग ये देखेंगे, हिस्ट्री के जो भी प्रश्न आए हैं उसको हम लोग एक क्लास में आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। एक क्लास में हम लोग क्या करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। उसका डिस्कस करने का मतलब ये नहीं कि पीछे प्रश्न पत्र को सॉल्व करना, उसका डिस्कस करने का मतलब यही है कि आने वाले जो एग्जाम है, एलटी का एग्जाम होने वाला है, उसके जीएस के प्रश्न और प्लस हिस्ट्री सब्जेक्ट के जो प्रश्न बनेंगे उसके क्या असर हो सकते हैं, एक अनुमान के आधार उसमें से कुछ प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। जब उस प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे आपको खुद पता चल जाएगा कि जो हमने पीछे टीजीटी का जो प्रश्न पर सॉल्व कराया है, बहुत सारे प्रश्न आपको उससे भी मिल जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब तैयारी का लेवल हमको उसी के इर्द गिर्द लेकर चलना है। ठीक है, तैयारी के इर्द गिर्द हम लोगों को उसी के इर्द लेकर चलना है। तो हम उसका भी एक अलग से क्लास बनाएंगे, एक अलग से उसको ऐप पे ही, इसी पे आपको क्लास देंगे, यूट्यूब पे ही। दूसरी चीज, बाकी ये आपके टाइम पे चलता रहेगा। कल संडे था, पीसीएस एग्जाम था, इसीलिए ये क्लास आपकी नहीं हो पाई थी। ठीक है भैया, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है चांद बीबी कहाँ की रानी थी, रानी कहाँ की थी, ये प्रश्न यही पूछ रहा है। ठीक है, चांद बीबी कहाँ की रानी थी, प्रश्न आपका यही है। तो चांद बीबी आंसर मैं बता दे रहा हूं, फिर उसके बाद इसकी पूरी घटना मैं आपको बताता हूं। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग भी आंसर बताइए, आंसर बताते रहिए, थोड़ा सा आप लोग भी देखिए इस प्रश्न का। जी,
बताइए भाई, आंसर फटाफट दीजिए इसका। चांद बीबी कहाँ की रानी थी? बीजापुर की थी, बरार की थी, अहमदनगर की, गोलकुंडा की थी? ए आंसर, वेरी गुड। आंसर ए वाले सही है, वेरी गुड। ध्यान ये रखना है, चांद बीबी वास्तव में जो थी वो कहाँ की थी? इनका जन्म मतलब मूल जो थी ये अहमदनगर की थी, लेकिन इनका विवाह जो हुआ था, विवाह इनका हुआ था बीजापुर में। यहां पे विवाह हुआ, बीजापुर में इनका विवाह हुआ था। तो रानी कहां हुई? ये रानी बीजापुर की हुई, ठीक है, बीजापुर की रानी हुई। और मुगल काल, अकबर का जब समय था, मुगल अकबर के समय में ही, उस समय बचपन मतलब जब इनका विवाह कुछ ही समय बाद इनके पति की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद फिर क्या है, बीजापुर का पूरा शासनभार यही संभालती है। लेकिन उसी बीच में अचानक अकबर ने अहमदनगर पर आक्रमण किया और अपने भतीजे मतलब अपने भाई के पुत्र की देख रेख, क्योंकि वो अल्पवयस्क था, छोटा था, उसकी देख रेख करने के लिए अहमदनगर आ जाती है। और अहमदनगर में लंबे समय तक मुगलों से इनका संघर्ष चलता है, और लास्ट में 1599 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1599 ईस्वी में इनकी हत्या हो जाती है। अकबर जो था अहमदनगर पे 1595 में, सॉरी 1595 से 96 में उसने अहमदनगर पर आक्रमण किया था, ठीक है। और इसी कारण जी, पर रानी जो थी वो बीजापुर की ही थी, वेरी गुड, ठीक है। तो अहमदनगर, ये अहमदनगर पर आक्रमण किया था, उस समय लंबे समय तक इनका मुगलों संघर्ष हुआ, और बाद में बीच में इनकी क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है, ठीक भैया। ये आपके आंसर, आपका क्या सही होगा यहाँ पे, बीजापुर की रानी, ठीक। कुछ प्रश्न है आपको सुमेलित करने के लिए हैं, आपको सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, सुमेलन में पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध, घाघरा का युद्ध, खानवा का युद्ध, और इधर आपकी सूची 2 दी गई है। इसमें से आपको सुमेलित करना है, तो आपको सबको पता होगा पानीपत का युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का जब युद्ध बात करते हैं 1526 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। दूसरा युद्ध पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? अकबर और 1556 में अकबर और हेमू के मध्य, हेमू के बीच, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। तीसरा उसके बाद क्या? घाघरा का युद्ध और खानवा का युद्ध। घाघरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? यह हुआ था बाबर और अफगानों के बीच। अफगानों की बात करते हैं तो अफगानों में महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी का भाई था, महमूद लोदी, शेर शाह सूरी, ये सब मिलकर क्या कहते हैं, एक साथ 1529 में बाबर से घाघरा का युद्ध लड़ते हैं, और उस युद्ध में भी बाबर जीत जाता है। ये क्या कहते हैं, अफगान क्या होते हैं, पराजित हो जाते हैं। उसके बाद फिर तीसरा एक और युद्ध होता है, खानवा का युद्ध 1527 में होता है। ये किसके किसके बीच होता है? ये बाबर और राणा सांगा, राणा सांगा के मध्य होता है। और इसी युद्ध में, खानवा के युद्ध में, बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी, जिहाद की घोषणा, बाबर ने जिहाद की घोषणा इसी में की थी। अब इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या बन रहा है? तो ए का 3, पहले का 3 2 में है, दूसरे का 4, दूसरे का 4 यहां पे भी है, यहां पे भी है। तीसरे का जो है सी का क्या है? 2 है। अब सी का 2 यहां नहीं है, सी का 2 यहां है। और लास्ट में ऑप्शन ई क्या हो जाएगा? ये खानवा का 1। आंसर बी आपका, जितने लोगों का आंसर बी है सबका सही आंसर है। वेरी गुड, आंसर अच्छे आ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न, वेदों की ओर लौट चलो। पिछले वाले वीडियो, पिछले वाले क्लास में हमको इसको डिस्कस कर चुके थे कि वेदों की ओर चलो किसका नारा है। तो वेदों की ओर चलो किसका नारा है? ये स्वामी दयानंद सरस्वती का। किसका नारा है?
स्वामी दयानंद सरस्वती का है। सर पीजीटी का नहीं कराएंगे, कैसे आपको लगा नहीं कराएंगे भाई? अभी तो हमने बताया ही नहीं, नहीं कराएंगे। अभी तो टीजीटी का चल रहा है ना, एक एक पूरा करके लेकर चलेंगे। तो हम लोग 2 क्लास चला करेंगे, एक क्लास पे सॉल्व कराएंगे, दूसरे क्लास पे हम लोग क्या करेंगे, दूसरे क्लास पे आपके जो टॉपिक वाइज टॉपिक लेकर चलेंगे। ठीक भैया, दोनों चीज लेकर चलेंगे, आप परेशान मत होइए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, कांग्रेस ने कब और कहां पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी? पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज, इसको कहते हैं, यहां पे पूर्ण स्वराज भी आ जाता है। पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की बात हुई थी, वही प्रश्न आपके यहां पे पूछा गया है। तो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन है? लाहौर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन है? लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की बात की गई थी। और कब की गई थी पूर्ण स्वराज की बात? यहां पे कब की गई थी लाहौर अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन में घटना क्या थी कि 1929 के कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के लिए सबसे पहले पंडित जवाहरलाल गांधी जी को वहां पे निश्चित किया गया कि 29 का अधिवेशन जो है गांधी जी करेंगे। लेकिन गांधी जी ने कहा युवाओं को मौका देना चाहिए। किसको? युवाओं को मौका देना चाहिए। और इसीलिए गांधी जी ने किसको बनाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। पंडित जवाहरलाल नेहरू को, किसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू को इन्होंने अध्यक्ष बनने के लिए प्रेरित किया। नेहरू जी जो थे, जब दिसंबर 1929 का जब कांग्रेस अधिवेशन हुआ, उसी अधिवेशन में क्या हुए? अध्यक्ष बनाए गए। 28 से लेकर 31 दिसंबर तक अधिवेशन हुआ था। और इसी अधिवेशन में इसमें कुछ निर्णय लिया गया। इसी अधिवेशन में नेहरू जी जब भाषण दे रहे थे अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा कि अब हम पूर्ण स्वतंत्रता से नीचे हम कोई समझौता नहीं करेंगे, अब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वाधीनता या पूर्ण स्वराज बात एक ही है, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, उससे नीचे हम समझौता नहीं करेंगे। ये चीजें नेहरू जी ने कहा। तो पूर्ण स्वराज इसी अधिवेशन में आ गया। दूसरा प्रश्न, दूसरी चीज यहीं पर इन्होंने निश्चित किया कि अगर हमको आने वाले समय में हमको आजादी नहीं दी जाती है, उन्होंने डेडलाइन दिया 26 जनवरी 1930 को, कहा कि हमको अगर अंग्रेज सौंप के नहीं जा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसी के बाद हम आंदोलन करेंगे। और इसी में सविनय अवज्ञा आंदोलन का निर्णय भी लिया गया था इसी अधिवेशन में। और यहीं पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर रात्रि 12 बजे रावी नदी के तट पर इन्होंने भारत का तिरंगा झंडा फहराया था। भारत का तिरंगा झंडा फहराया। भारत का तिरंगा झंडा यहीं पर इन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने फहराया। और यही घोषणा की कि आने वाले 26 जनवरी मतलब 1930 को हो जाएगा। तो आने वाला जो 26 जनवरी है, उस आने वाले 26 जनवरी को हम क्या करेंगे? आने वाले 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। इसी कारण क्या था स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे? इसी कारण जो हर वर्ष यहीं से, मतलब 1930 में कांग्रेस ने पहली बार 26 जनवरी को क्या मनाया था? स्वतंत्रता दिवस मनाया था। लेकिन वो हर वर्ष मना रहा था। अब कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हमारे देश का संविधान 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। इसका जो मूल कारण था, वो कारण यहीं से था। इसका मूल कारण यही था। थोड़ा समय लग रहा है, थोड़ा सा एक लाइन हम और आपको क्लियर कर देते हैं कि इसी 26 जनवरी को, जब ये 26 जनवरी
को मनाने का निर्णय लिया गया इस समय, तो हर वर्ष कांग्रेस 26 जनवरी को हर वर्ष में वह स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाती थी। लेकिन जो वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त होती है, वास्तविक रूप से स्वतंत्रता कब मिलती है, तो 15 अगस्त को मिलती है। 15 अगस्त 1947 को मिलती है। और इसी कारण भाई मूल तो स्वतंत्रता हमारी यही हुई, 15 अगस्त को हुई। ये तो केवल कांग्रेस अपने मंच से मनाती थी हर वर्ष 26 जनवरी को। तो इसी दिन को यादगार दिवस बनाने के लिए, इसी दिन को 26 जनवरी को यादगार दिवस बनाने के लिए संविधान निर्माताओं ने क्या कहा? संविधान निर्माताओं ने हमारे देश का जो संविधान लागू किया, संविधान जो लागू किया वो कब लागू किया? पूरी तरह से 26 जनवरी को ही किया, क्योंकि इसके पहले ऑलरेडी बनकर तैयार हो गया था। आज जब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट पढ़ते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि 24 जनवरी को बहुत सारी चीजें लागू कर दी गई। 25 जनवरी भी बीच में था, भाई 25 जनवरी भी तो हो सकता था, लेकिन नहीं, यही तिथि को यादगार दिवस बनाने के लिए हमारे देश का संविधान जो लागू किया गया, कब? 26 जनवरी 1950 को किया गया। ठीक भैया, हमारी बात पहुंच रही है आप लोगों तक? मैटर सब क्लियर हो रहा है भैया? ठीक, चलिए अगला प्रश्न। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? ये सबको पता ही होगा। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1913 को हुई थी। कहां पे हुई थी? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को कहां पर है? ये अमेरिका में है, अमेरिका। सैन फ्रांसिस्को कहां है? अमेरिका है। और यहीं पर इन्होंने, यहां पर इसके मुख्य रूप से जो स्थापित करने में किसकी सबसे बड़ी भूमिका थी? सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी? लाला हरदयाल। और एक नाम और आता है, सोहन सिंह भाकना। भाकना। बाद में यही जो गदर पार्टी थी, इसी गदर पार्टी 1914 में जब विश्व युद्ध शुरू हुआ, उसी के बाद क्या किया गया? वहां पर गदर आंदोलन चलाया गया। और यही संस्था, यही गदर पार्टी जो थी, वो गदर नामक पत्रिका निकालती थी, कई भाषाओं में निकालती थी। गदर नामक पत्रिका कई भाषाओं में निकालती थी। ठीक है, तो गदर पार्टी से ये है। ठीक, अगला प्रश्न। पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग कब किया गया या कहां पे किया गया? यही प्रश्न। या किसने किया, सॉरी, पहली बार किसने प्रयोग किया, यही प्रश्न है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैटर कि भाई पाकिस्तान की बात कब से आना शुरू हुई। भाई क्यों पाकिस्तान की बात हो? तो पीछे जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसमें हमने कुछ चीज बताया था कि भारत में एक अलग मुस्लिम राष्ट्र का जो संकेत मिलता है वो कहां सबसे पहले मिलता है, ये ध्यान में रखना है। भारत में अलग मुस्लिम राष्ट्र की जब बात होती है, मुस्लिम राष्ट्र बनाने का प्रथम संकेत जो मिलता है, प्रथम संकेत किसके भाषण कहां मिलता है? तो प्रथम संकेत मुस्लिम लीग के, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट मैटर है, मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन कब हुआ था? 1930 को हुआ था। इलाहाबाद का अधिवेशन हुआ था। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो और सर डेली टाइम से क्लास भी करते हो, थैंक यू सर। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इतना प्यार देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये प्रयास है कि आने वाला हमारा, देखिए यही प्रयास है, हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं, तो इसको हम लोग अंतिम समय तक लेकर चलें। ठीक भैया, और कोशिश यही रहेगी हमारा और भी बेटर हो, अच्छा हो। इसीलिए हम लोग पहले क्या है, ऐसे प्रश्नों को यहाँ पर इसलिए पहले सॉल्व करा रहे हैं,
ईयर वाइज कम कम आपको एक दिमाग में एक आइडिया बन जाए कि प्रश्न पत्र कैसे, प्रश्न आएंगे कैसे। जब ये बन जाएगा, कभी कभी आप देखते हैं ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम से ही ओरिएंटेड रहते हैं और इसी के इर्द गिर्द भी प्रश्न पूछे जाएंगे, सारे प्रश्न इसी के इर्द गिर्द पूछे जाएंगे भैया। तो हम लोग प्रयास यही करेंगे। इसी के बाद तब हम लोग क्या है, टॉपिक वाइज सॉल्व कराएंगे और उसी के बाद फिर क्या है, हम लोग जो भी मैटर, जो भी कोशिश हमारी होगी बेटर से बेटर देने का प्रयास करेंगे। आगे चाहे एलटी की एग्जाम हो, टीजीटी का एग्जाम हो, सबके लिए आपका क्या है ये, इसमें आप यही नहीं, अगर आप पीछे पढ़ेंगे देखेंगे, लोग कल हम जब बढ़ाएंगे आपको लोक सेवा आयोग के जो प्रश्न पत्र हैं, जब उसको इतिहास पार्ट को जब सॉल्व कराएंगे तो हम उसको भी बताएंगे। जब आपको सूचना मिल जाएगी कब वो किया जाएगा, अभी टाइप हो रहा है, टाइप ले दिया गया है, तो आपको उसमें दिख जाएगा कि यही सॉल्व करके हम इतिहास की किसी भी परीक्षा में बैठ सकते हैं। यही नहीं, प्रवक्ता में भी आपके लिए कॉमन है। उसके बाद फिर आपका उसमें जाएगा, आज जीडीसी के बहुत सारे मतलब प्रश्नों पर हम लोग कवर कर लेंगे, ये सारी चीजें, इसीलिए हमारा ये प्रयास है। ठीक भैया, चलिए अगला है, यहां से शुरुआत करते हैं। तो अधिवेशन हुआ था और इसी अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे मोहम्मद इकबाल। कौन थे? मोहम्मद इकबाल, सॉरी इकबाल, मोहम्मद इकबाल थे। ठीक है, तो मोहम्मद इकबाल जो थे, इस मोहम्मद इकबाल ने ही पहली बार ये अपने अध्यक्षीय भाषण में इंडिकेट किया कि पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र है वहां पर एक अलग मुस्लिम राष्ट्र होना चाहिए। इन्होंने पहले भाषण में कहा था, केवल ऐसा नहीं था इनका मतलब तो भारत का विभाजन, केवल इन्होंने एक भाषण में इंडिकेट किया था। लेकिन इसके बाद वहां भाषण हुआ, फिर बाद में मामला चलता रहा। फिर उसी बीच में 1933 में, 1933 की घटना है। और कहाँ की है घटना? एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय थे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है इंग्लैंड के, तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। विश्वविद्यालय के छात्र हैं, छात्र थे रहमत अली, अली के छात्र थे। कौन? रहमत अली। और रहमत अली ने ही पहले व्यक्ति थे, उन्होंने एक पंपलेट छापा था, नाउ आर नेवर। एक पंपलेट बनाया, छपवाया था और उसी पंपलेट में पहली बार उन्होंने पाकिस्तान शब्द का जिक्र किया था। उन्होंने पूर्वोत्तर के जो क्षेत्र थे, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र थे, उनमें उन्होंने 5 क्षेत्रों को जोड़ा था। तो उन 5 क्षेत्रों को जोड़कर उन्होंने बताया कि ये क्या है, मुस्लिम, तो मतलब ये यहीं से मिलाकर क्या है, मुस्लिम पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र होना चाहिए, इन्होंने अपने पंपलेट में कहा था। तो नाम कौन दे दिया? रहमत अली ने। आंसर आपका कौन सा हो गया? चौधरी रहमत अली ने। आंसर आपका ये हो गया। लेकिन उस समय मुस्लिम लीग ने, ये बच्चे लड़के थे, पढ़ रहे थे, छात्र थे, तो बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बाद में जब 1940 का लाहौर अधिवेशन हुआ और उसी लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना बनते हैं, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने तब मंच से वहीं घोषित किया कि अब हमें पाकिस्तान, मतलब मंच से पाकिस्तान शब्द वहां पे हुआ 1940 के लाहौर अधिवेशन में, कि अब हमें पाकिस्तान से नीचे समझौता नहीं करना है, हम मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र जिसका नाम पाकिस्तान होगा उसकी हम डिमांड करेंगे और उसके नीचे हम समझौता नहीं करेंगे। लास्ट में जब आप पढ़ते हैं आज़ादी की कहानी, फिर बीच में अंतिम में पाकिस्तान और भारत का बंटवारा के रूप में पाकिस्तान एक नए राष्ट्र के रूप में आता है। ठीक है, पूरी कहानी इसकी ये थी भैया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई? ये भी प्रश्न है। तो यहाँ पे प्रश्न किसका है? मुगल वंश से जोड़कर है, तो आंसर मुख्य रूप से किसका हुआ? अकबर हुआ। लेकिन अगर एशिया की बात की जाए तो एशिया में सबसे पहले मंगोलों ने की थी, मंगोलों ने की थी। और मंगोलों में मुख्य रूप से किसका नाम आता है? चंगेज खां। किसका नाम आता है? चंगेज खां का नाम। किसका नाम भैया? चंगेज खां का नाम। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, बंगाल का विभाजन हुआ था, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन, बंगाल के विभाजन की हम बात करते हैं तो कब हुआ था? 1905 में। 1905 में वायसराय कौन था? वायसराय लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का सबसे घृणित कार्य था, लॉर्ड कर्जन के समय, लॉर्ड कर्जन के समय
पूछा जाता है इसकी घोषणा कब हुई थी, तो इसने अगर घोषणा की बात करते हैं, घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी। इसके विरोध में बंग भंग आंदोलन या स्वशासन आंदोलन कहते हैं, ठीक है, स्वराज आंदोलन कहते हैं इसको। तो बंग भंग आंदोलन जो हुआ था वो 7 अगस्त कलकत्ता के स्टेनले हॉल में क्या किया गया था, इसको वहां पे सबसे पहले घोषणा का बैठक हुई, बैठक में निर्णय लिया गया। और लागू कब हुआ था, जब हम लागू बात करते हैं, लागू की बात करते हैं तो 16 अक्टूबर 1905 को यह लागू कर दिया गया बंगाल विभाजन। रद्द कब हुआ था, रद्द की बात करते हैं, रद्द की बात करते हैं तो 11 दिसंबर 1911 को घोषणा हुई थी। घोषणा मतलब कब हुई थी, 11 को इसको रद्द कर दिया, रद्द करने की घोषणा हो गई थी। और इसी में कई घोषणाएं हुई थी, इसकी कहानी हम लोग अलग से पढ़ते हैं। जी जी, सूर्यनाथ बनर्जी के साथ साथ कई नेता तो उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, यह प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ कुछ कंफ्यूजन भी होती है, उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं यहीं पे, जिससे भविष्य फिर कंफ्यूजन ना हो। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो आंसर आपका कौन सा है। देखिए, जब गवर्नरों की सूची हम पढ़ते हैं तो गवर्नरों की सूची में लॉर्ड क्लाइव से ही मुख्य रूप से माना जाता है। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव जब था तो लॉर्ड क्लाइव जब 1757 का प्लासी युद्ध हुआ, इसके बाद से लॉर्ड क्लाइव, उसके बाद तो क्या था, बंगाल को में जो स्थित, बंगाल में गवर्नर कहे जाते थे, बंगाल में गवर्नर थे, न कि गवर्नर जनरल थे। जनरल शब्द नहीं था उस समय। ठीक है, लेकिन जब बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर की युद्ध 1764 में हुआ, और जब बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर के युद्ध के कुछ समय बाद, मतलब कुछ समय बाद, कुछ वर्षों बाद 1700 लगभग 70 में, 1769 के बाद लगभग 17 में बना दिया किसको, वारेन हेस्टिंग को। वारेन हेस्टिंग को बनाया गया, गवर्नर बनाया गया, बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर। ये 72 तक चला, ध्यान रखना है, कभी गवर्नर ही है, जनरल शब्द नहीं लगा है, तो बंगाल तक ही ये चला। लेकिन इसके बाद फिर आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बनकर आया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बन के आया, और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है, इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहली बार क्या है, बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल के गवर्नर को नाम क्या दे दिया गया, गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया। तो अर्थात क्या है कि जो कौन बन गया, वारेन हेस्टिंग। तो कौन बन गया बंगाल का गवर्नर जनरल, वारेन हेस्टिंग बन गया। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग बना। ध्यान रखना है, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है। लेकिन अगर गवर्नर जनरल का पद भी अगर पूछा जाए पहली बार किसको बनाया गया था, चाहे बंगाल को चाहे अलग से, तो भी वारेन हेस्टिंग ही था।
लेकिन प्रश्न में आपका पूछा है भारत का गवर्नर जनरल, ध्यान ये रखना है। प्रश्न में पूछा भारत का गवर्नर जनरल, मतलब कब, कौन सा समय ऐसा है जब पूरे भारत का गवर्नर जनरल किसी एक व्यक्ति को बनाया गया, वह कौन बनने वाला था। ठीक है, तो यह घटना कब थी? 1833 का चार्टर एक्ट आया। चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया? पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल, ठीक है। क्या मतलब उस समय, जिस समय वारेन हेस्टिंग को बनाया गया तो बंबई का अलग होते थे, मद्रास का अलग होते थे, तो ये सब गवर्नर अलग पद हुआ करता था वहां पे, लेकिन ये कहीं न कहीं कुछ चीजों पर स्वतंत्र रहते थे। लेकिन जब 1833 चार्टर एक्ट आया तो पूरे इसी चार्टर एक्ट के तहत पूरे बंगाल के जो गवर्नर जनरल, उनको पूरे भारत का उनका कार्य विस्तार बढ़ा दिया गया, पूरा क्षेत्र भारत तक बढ़ा दिया गया। और उस समय जो व्यक्ति थे, जो उस समय यहाँ पे गवर्नर जनरल के रूप में थे बंगाल में, वो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। तो आंसर आपका, तो ये क्या हुआ? पहला ऐसा व्यक्ति था जो प्रथम, जो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना। भारत का गवर्नर जनरल कौन बन गया? तो यहाँ पे, हाँ यहाँ ध्यान रखना है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक है। लेकिन अब आपको दिमाग में रखना है, ये पूरे भारत का बन गया। आपको दिमाग में ये चीज रखनी है कि यहां पे ऑप्शन में तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक है नहीं, ऑप्शन तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक है नहीं, ठीक है। तो प्रश्न जो पूछा गया है वो इसके सेंस से पूछा गया, किसके? वारेन हेस्टिंग के। ये चीज आपको दिमाग में रखना है। अगर लॉर्ड विलियम बेंटिंक होता और प्रश्न होता भारत शब्द होता तो वहां पे आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिंक होता। लेकिन यहां पे जो सेंस पूछा गया है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, इसका मतलब पहली बार भारत में जो गवर्नर जनरल का पद आया वो किसको दिया गया था? भले बंगाल तक सीमित हो, लेकिन गवर्नर जनरल पद था, इसीलिए आंसर सही क्या हुआ? वो आंसर कौन होगा? वारेन हेस्टिंग। ठीक है, तो प्रश्न आपको दोनों तरीके से आते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे दोनों को खोल के क्लियर करके बताया। ये एक घटनाएं थी, इसलिए ये बना। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना होगा। ठीक भैया, चलिए। सती प्रथा का अंत किसके समय में किया या किसने किया था? तो सबको पता है किसने किया था सती प्रथा का अंत। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय। कब हुआ था? 4 दिसंबर 1929 में। नियम 17, 4 दिसंबर 1931 में नियम 17 के तहत, मतलब ये क्या है? सती प्रथा एक्ट कानून पास किया गया और विलियम बेंटिंक के समय, और इसी समय क्या हुआ? इसको नियम 17 के तहत इसको वैध कर दिया गया, मतलब वो क्या कहते हैं? प्रतिबंधित कर दिया गया, प्रतिबंधित किया गया। बाकी इसकी कहानी हम लोग अलग पढ़ेंगे, जब हम लोग जब टॉपिक पढ़ेंगे तो हम लोग और बेटर से अच्छे तरीके से इसकी कहानी, सॉरी ये 1800 है, वेरी गुड, हाँ भाई 1800 है, ये 1900 हो गया है, 1800, 1829 से 1900 नहीं, ठीक भैया जी। चलिए अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन के 2 युद्ध हुए थे, कब कब हुए थे? एक हुआ था 1991 में, एक हुआ था 1992 में, ठीक है। किसके किसके बीच हुए थे? ये पृथ्वीराज चौहान, सबको पता होगा ये प्रश्न, चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में, गोरी के बीच में हुए थे। प्रथम युद्ध कब हुआ था? प्रथम युद्ध पूछा 1191 में हुआ था, और ये प्रथम था, ये द्वितीय था, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हुआ? प्रथम पूछा था 1191, वेरी गुड आंसर, सही, सबका आंसर सही है, ठीक भैया। चलिए, किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ? थोड़ा हम लोग फास्ट चलेंगे। किस बौद्ध संगीत में
महायान और हीनयान दो शाखाओं का जो विभाजन किया गया किसमें हुआ था? तो चौथी बौद्ध संगीत हुई थी किसके शासनकाल में? चौथी बौद्ध संगीत में कनिष्क के समय में, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। इसके अंतर्गत उसमें अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। इसमें अगर पूछा जाता है, स्थान अगर पूछा जाए, कश्मीर के कुंडल वन में, कुंडल वन में, कश्मीर के कुंडल वन में, ठीक है। और इसी संगीत के अंतर्गत जो निर्णय लिया गया, हीनयान और महायान दो भागों में बढ़ गया। बौद्ध संघ, बौद्ध धर्म दो भागों में, हीनयान और महायान में, दो संप्रदायों में विभाजित हुआ, ठीक है। कनिष्क जो था महायान शाखा का संरक्षक था, महायान शाखा को ही क्या किया था? कश्मीर ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार इसी के समय हुआ था, ठीक है। चलिए, ईश्वरचंद विद्यासागर ने समर्थन किया विधवा विवाह का, स्त्री शिक्षा का, बाल विवाह का, इनमें से सभी। बताओ भाई, फटाफट आंसर दो इसका। ये आप लोगों के लिए अच्छा प्रश्न है, इसमें आप विचार करिए। ईश्वरचंद विद्यासागर ने किसका समर्थन किया था? बताइए भाई आंसर। किसका समर्थन किया था? 1956 में 15 के तहत। चलिए ठीक, वेरी गुड। ध्यान रखना है, ईश्वरचंद विद्यासागर जो थे, ईश्वरचंद विद्यासागर जो थे, ये एक कलकत्ता के जो एल्फिंस्टन कॉलेज था उसके क्या थे? प्राचार्य थे, और ये बड़े विद्वान व्यक्ति थे। ये शुरू से क्या करते थे? स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान देते थे। किस पे? स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान देते थे। स्त्रियों के साथ जो व्यवहार होता था उसका ये विरोध करते थे, ठीक है। इसीलिए इन्होंने बहुत सारे स्त्री शिक्षा महिला स्कूलों की भी स्थापना की, ठीक है। उसी के साथ साथ बाल विवाह के धुर विरोधी थे। ये बाल विवाह के धुर विरोधी थे। और आपको पता है इन्होंने विधवा विवाह को क्या किया था? विधवा विवाह एक्ट पारित कराने में बड़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और कब पारित हुआ था? 26 जुलाई 1856 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित कराया। पुनर्विवाह एक्ट इन्होंने पारित कराया। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डलहौजी। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या होगा? इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या होगा? सभी, इनमें से सभी। तो ये सभी से संबंधित है, सभी का इन्होंने क्या किया था? समर्थन किया था। ये सब चीजें इनसे पूछा जाता है, ठीक भैया। चलिए अगला प्रश्न है, पहली रेलवे लाइन भारत में किसके समय में बिछाई गई? प्रश्न यही है, पहली रेलवे लाइन भारत में किसके समय में बिछाई गई? ठीक, तो किसके समय बिछाई गई? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी। आंसर क्या है? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, सबको पता होगा ये। हमारा प्रश्न है, ये तो मैं बता ही रहा हूं, हमारा प्रश्न है दूसरी रेलवे लाइन कहां से कहां तक बिछाई गई थी, ये आपको बताना है, ठीक है। दूसरी रेलवे लाइन कहां से कहां बिछाई गई थी, ये आपको बताना है। तो लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 ईस्वी में, ईस्वी में बंबई से ठाणे, बंबई से ठाणे, इस प्रश्न को हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो दूसरी रेलवे लाइन आप लोग बताइए भाई फटाफट। दूसरी रेलवे लाइन, ये प्रथम थी, आंसर आपका लॉर्ड डलहौजी हो गया, ठीक है। दूसरी रेलवे लाइन जो बिछाई गई थी वो कलकत्ता
से रानीगंज। हो सकता है एग्जाम में इसको न पूछ के इसको पूछ ले, क्या भरोसा भाई, पेपर सेटर के दिमाग के ऊपर तो है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक भैया, चलिए अगला प्रश्न। कुछ आपको आपकी जानकारी के लिए कुछ आपके ये है, देख लीजिए। हमारे यहाँ जो कोर्सेज लॉन्च हुए हैं, जो कोर्स चल रहे हैं, यूपी टेट 2026 में प्राइमरी लेवल प्राथमिक संघर्ष बैच के नाम से चल रहा है। और इसमें जो क्या है, इसकी फीस फ्री ऑफ कॉस्ट थी, फ्री ऑफ कॉस्ट थी। आप लोग इसको क्या कहते हैं, जो भी आपके इच्छुक हो, आप लोग जो भी जरूरत है जिसको, उसको आप इसमें ऐड करा सकते हैं। आप लोग इसको शेयर भी कर सकते हैं। ठीक भैया, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सिविल सेवा किसने प्रारंभ की? भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है, ये भी प्रश्न आता है। तो भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस, हाँ, एक चीज परीक्षा नहीं कराई थी इसने, क्यों, एक जैसे आज के जो जिलाधिकारी जो अधिकारी होते थे उनको इसने क्या डायरेक्ट नियुक्त करता था और उनको उसी तरह कार्य कराता था। ठीक है, एक सिविल सेवकों की तरह, इसीलिए इसको माना जाता है भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता। लेकिन अगर पूछा जाता है पहली बार भारत में सिविल सेवा के लिए परीक्षा किस एक्ट के तहत शुरू हुई थी, तो किस एक्ट के तहत शुरू हुई थी, तो सबसे पहली बार इसे जन्मदाता कहा जाता है, सिविल सेवा परीक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। और 1853 के चार्टर एक्ट के तहत पहली बार भारत और ब्रिटेन में सॉरी, भारत नहीं, पहली बार ब्रिटेन में भारतीयों के लिए भी परीक्षा का आयोजन हुआ था, परीक्षा का आयोजन हुआ था। लेकिन परीक्षा का आयोजन हुआ, लेकिन दूसरी बार जब ये माना जाता भारत में परीक्षा का आयोजन कब हुआ था, तो इसकी जो सबसे पहले प्रयास किया गया था 1893 के एक्ट के तहत। लेकिन 1919 का जो अधिनियम बनकर आया उसी में प्रस्तावित किया गया, पूरी तरह पारित करके आया कि अब इसी में जो सिविल सेवकों की जो परीक्षा है ब्रिटेन के साथ साथ अब भारत में भी कराया जाना है। तो भारत में सबसे पहली बार इसकी जो परीक्षा आयोजित हुई थी 1922 में, कहां पर हुई थी, इलाहाबाद में। ठीक है, ताकि ये सब हम लोग और जब टॉपिक पढ़ेंगे और डिटेल अच्छे से इसको देखेंगे। रामायण का रचयिता कौन है, सबको पता है, ये सब पीछे हम लोग सॉल्व किए थे, इसका मतलब प्रश्न रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो रामायण के रचयिता कौन है भाई, वाल्मीकि। तुलसीदास ने क्या लिखा है, रामचरितमानस, मुख्य रूप से रामचरितमानस से संबंधित है। कालिदास की बहुत सारी पुस्तकें हैं, चाहे अब इसमें आप कह सकते हैं रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम, बहुत सारी करके अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ये सब क्या कालिदास की पुस्तकें हैं। उसके बाद वेद व्यास किसकी रचयिता है, इनको महाभारत से भी जोड़ा जाता है और वेदों के संकलनकर्ता भी माने जाते हैं, वेदों के संकलनकर्ता ये भी माने जाते हैं। ठीक है, बाकी सिंपल सा प्रश्न, सबको आंसर सबको पता होगा। 1498 में वास्को डिगामा भारत में कहां पहुंचा, अभी हमने बताया कहां पहुंचा था वास्को डिगामा, केरल के कालीकट पे, कालीकट के कप्पर डाबू बंदरगाह पे, कप्पर डाबू बंदरगाह कहां पर, केरल के कालीकट के कप्पर डाबू बंदरगाह पे सबसे पहले यहां पे पहुंचा था। और इसी समय यहां के एक शासक थे जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। ठीक है,
सहयोगी कौन था, किसके सहयोग से पहुंचा था, किसके सहयोग से पहुंचा था? इसके सहयोगी जो थे एक अब्दुल मजीद, अब्दुल मजीद नामक गुजराती गाइड था। ठीक है, इसके सहयोग से यहां पे पहुंचा था। वेरी गुड, आंसर आप लोगों का बेटर, गुड, बहुत अच्छा। चलिए आंसर आपका क्या सही हुआ, कालिका। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने किसको हराया, सबको पता है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध किसको पराजित किया? 23 जून 1757 ईस्वी में अंग्रेजों में आप जान समझ लीजिए, इसमें नेतृत्व कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के जो नवाब थे, बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला, इनके मध्य हुआ था। और इसी युद्ध में माना जाता है कि अंग्रेजों के जो भारत पे क्या कहते हैं, भारत को जीतने के लिए जिससे उन्होंने भारत को कब्जा किया, तो उसके लिए इन्होंने माने तो पहली नींव यहीं पर, पहली ईंट रख दी गई थी। और बाद में बक्सर के युद्ध इसको क्या कर दिया था, पूरी तरह से अनुमोदित कर दिया गया। बक्सर का युद्ध जो था, उसी युद्ध के बाद धीरे धीरे भारत में अब अंग्रेजी सत्ता का विस्तार प्रारंभ हो गया था। ठीक है, तो शुरुआत 1757 के विजय से होती है। प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच होता है? सिराजुद्दौला और अंग्रेजों में रॉबर्ट क्लाइव उसका प्रमुख नेतृत्व करता था। चलिए अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? सबको पता है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। कब किए थे? 1897 ईस्वी में, कलकत्ता में, ठीक है, स्वामी विवेकानंद। चलिए अगला प्रश्न है, किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धर्म का प्रचार किया? धर्म के प्रचार की बात करता है तो अशोक का क्या उद्देश्य था? ठीक है, उद्देश्य में क्या था? क्या बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु, ब्राह्मण धर्म को हतोत्साहित करने हेतु, नवीन धर्म की स्थापना हेतु, अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए? आंसर आपका यही सही है, अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अशोक ने क्या किया था? एक नए जो धर्म का प्रचार किया था वो इसीलिए किया था। ऐसा नहीं केवल बौद्ध धर्म का प्रचार, उसने अपनी प्रजा को सारे उपदेश दिए हैं, बस बौद्ध धर्म से वो पूरी तरह से प्रभावित था। ठीक है, अगला आपको मिलाना है सूची, सिंपल सा प्रश्न है, सब मिला लेंगे। क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, अभी हमने पढ़ा, सती प्रथा का उन्मूलन। लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं। लॉर्ड डलहौजी किससे संबंधित है? व्यवगत सिद्धांत, इसे कहते हैं हड़प नीति, राज्य की हड़प की नीति जो थी। ठीक है, अगला है लॉर्ड रिपन किससे संबंधित था? लॉर्ड रिपन के समय स्थानीय स्वशासन, मतलब ग्रामों पर ज्यादा ध्यान दिया गया, ग्राम स्वशासन या नगर पालिका की जो बात करते वही स्थानीय हो गया। इस पे इन्होंने क्या किया था? सबसे ज्यादा वर्क किया था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन जो था बंगाल विभाजन से सही था, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हुआ? आंसर आपका क्या हुआ? ए का 3 हो गया, बी का 4 हो गया, सी का 2 हो गया और 1 हो, आंसर 1 आंसर आपका सही है। ठीक भैया, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? इसमें बताना सही सुमेलित कौन सा है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? क्या है सुमेलित है? नहीं, ये गलत है। आर्य समाज संस्थापक राजा राम मोहन राय सुमेलित है? नहीं, गलत है। रामकृष्ण मिशन लाला लाजपत राय, गलत है। थियोसोफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट संस्थापक तो नहीं थी, लेकिन इससे क्या है मुख्य रूप से जुड़ी हुई थी, और इसीलिए आंसर आपका क्या बनता है? थियोसोफिकल सोसाइटी। ब्रह्म समाज की हम बात करते हैं तो ब्रह्म समाज की बात करते हैं, ब्रह्म समाज कौन स्थापित किया था? ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय।
आर्य समाज की बात करते हैं। आर्य समाज कौन किया था स्थापित? दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? अभी भी पढ़े। रामकृष्ण मिशन किसने स्थापित किया था? स्वामी विवेकानंद ने। अभी पीछे प्रश्न था ये। थियोसोफिकल सोसाइटी की बात करते हैं तो इसको किसने किया था? थियोसोफिकल सोसाइटी। तो थियोसोफिकल सोसाइटी की बात अगर करते हैं, इसकी स्थापना किया था 1875 ईस्वी में। रूस की महिला थी, रूसी महिला, क्या नाम था? ब्लावत्स्की। ब्लावत्स्की, रूसी महिला ब्लावत्स्की। और एक अमेरिकन कर्नल थे, अमेरिकी कर्नल जिसका नाम था अलकाट। इन्होंने इसके क्या किया था? स्थापना किया था। कहां पर किया था? न्यूयॉर्क। ठीक है, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। एनी बेसेंट बाद में लगभग 1889 ईस्वी में इससे जुड़ी और 1893 में वो भारत आई। और इसका जो मुख्य रूप से इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहां पर था? मद्रास के अड्यार में था। कहां पर था? मद्रास के अड्यार में। ठीक है, चलिए। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? सिंपल सा प्रश्न है। हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे। जिस समय मोहम्मद बिन तुगलक जब दक्षिण भारत आक्रमण किया था और दौलताबाद पर उसने अपनी राजधानी बनाई, उसी बीच में इसने हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों को बंदी बनाकर लेकर आया और बाद में जब दौलताबाद में विद्रोह हुआ तो उनको दबाने के लिए भेज दिया। पहले इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिए और बाद में वहां पे विद्यारण्य और सायण, जो सायण बाद में वेदों के भाष्यकार हुए, तो उनके निर्देशन में आकर इन्होंने फिर से हिंदू धर्म स्थापित किया और वहीं पर इन्होंने अपने को स्वतंत्र घोषित करके एक विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। ठीक है, कब किया? ये 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक के। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इन्होंने ये किया था। ठीक भैया, चलिए आंसर आपका ये हुआ। अगला, राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का महान शासक गोविंद तृतीय था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंतिदुर्ग। गोविंद तृतीय के विषय में बताया जाता है कि इसके जो बिना किसी प्रतिरोध के इसके घोड़े जो हैं हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक आ सकते हैं। इसका मतलब इसका जो क्षेत्र था ज्यादा विस्तारित क्षेत्र था और इसने उत्तर भारत के जो त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहे थे उसमें हिस्सा लेकर वहां के शासकों को पराजित भी किया था। ठीक है, इसीलिए गोविंद तृतीय को राष्ट्रकूट वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये घटना है 1899 में। 1899 ईस्वी में वीडी सावरकर ने एक मित्र मेला संघ की स्थापना की थी। मित्र मेला संघ की स्थापना की थी। बाद में यही मित्र मेला संघ बाद में 1904 ईस्वी में अभिनव भारत के नाम से परिवर्तित हुआ। कहां पे हुआ था ये? नासिक में। नासिक कहां पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, संस्थापक कौन हो गए? वीडी सावरकर। आंसर आपका क्या होगा? वीर सावरकर। इन्हीं को वीर सावरकर भी कहा जाता है जी। चलिए अगला प्रश्न, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन आने की बात पूछा है, आया कब था? और गठन की बात करते हैं तो गठन जब हुआ था, गठन नवंबर
1927 ब्रिटेन में हुआ था। ब्रिटेन, कुल 7 सदस्य सभी अंग्रेज थे, अंग्रेज थे। भारत जब आया था, भारत आने की बात करते हैं तो मार्च 1928 में, 1928 ईस्वी में यह भारत आया था, भारत पहुंचा था। तो सभी क्या है, ये पहली बात पूछा जाता है कि कब यह साइमन आयोग क्यों गठित किया गया। इसका एक छोटी सी घटना है, जान लीजिए कि साइमन आयोग जो था, जब 1919 का अधिनियम बनकर आया तो 1919 अधिनियम में प्रावधान ये कहा गया कि इसके अनुसार भारत का जब शासन चलाया जाएगा तो उसी शासन के तहत, उसी के तहत फिर हर 10 वर्ष, मतलब 10 वर्ष में उसकी क्या होगी, उसका परीक्षण किया जाएगा, उसका परीक्षण किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि क्या ये जो शासन चलाया जा रहा सही है या गलत है, या कुछ उसमें संशोधन की आवश्यकता है। लेकिन उसी बीच में 1927 में ब्रिटेन के चुनाव होने थे। अब 1919 से 1929 में होना चाहिए, लेकिन ब्रिटेन में 1900 मतलब आगे आगामी चुनाव थे, इसीलिए वहां की सरकार ने 1927 में ही साइमन आयोग का गठन, साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, जो 1919 अधिनियम को उनके पुनरीक्षण के लिए वह आया हुआ था। उसमें कुल 7 सदस्य और 7 जो थे पूरी तरह से अंग्रेज थे। इसी कारण भारतीयों ने उसका पूरा विरोध किया कि आप भी नियम बनाओगे, आप भी उसका चेक करोगे तो हमारे यहाँ जो कमियां हैं, हमारे ऊपर जो अन्याय हो रहे हैं उसको कौन बताएगा। इसमें भारतीयों के रहने की डिमांड किया, लेकिन जब नहीं हुए तब इसीलिए क्या हुआ, उसमें उसका विरोध किया। ठीक भैया, उसका उन्होंने क्या किया, विरोध करना शुरू किया, और इसीलिए इसको श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। साइमन कमीशन का एक नाम है श्वेत कमीशन, श्वेत कमीशन भी इसे कहा जाता है, क्योंकि सभी उसमें क्या थे, बाकी सारी घटनाएं इससे संबंधित हम लोग टॉपिक पे ही चर्चा करेंगे। निम्न में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन क्या है, अर्थव्यवस्था, धार्मिक जीवन, नगरीय योजना, सामाजिक जीवन। आपको पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की, भारत में स्थित विश्व की प्रथम सभ्यताओं में से एक मानी जाती है, महत्वपूर्ण सभ्यताओं में। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, तो नगरीय सभ्यता। तो भारत की यह प्रथम नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, क्योंकि उस समय जो भारत में जो स्थल प्राप्त, जो सिंधु सभ्यता जो स्थल प्राप्त होते हैं, उन स्थलों की जो खुदाई होती है, उन स्थलों के जो चीजें प्राप्त हुई, उनके सड़कें, उसमें क्या है, स्नानागार, उसमें जो सारी चीजें लगभग नगरों से क्या है, मिलती जुलती हैं, इसीलिए उसको प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। तो आंसर आपका क्या हुआ, नगर योजना। देखिए जूनियर लेवल का भी बैच चल रहा है, वो भी संघर्ष बैच के नाम से क्या है, फ्री है। ठीक भैया, मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा किस धातु की थी। ये प्रश्न पूछता है, मोहम्मद तुगलक के द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा किस धातु की थी। ठीक है, तो पहली चीज, सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला भारत का जो पहला शासक था वो कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। सांकेतिक मुद्रा मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के समय चांदी की कमी हो चुकी थी, इसलिए उसके जो चांदी के सिक्के थे, उस सिक्कों को क्या किया था, पूरी तरह से वो व्यवस्थित नहीं कर सकता था। इसी कारण, इसी उद्देश्य से उसने कई सुधार किए थे, बहुत सारे सुधार किए थे, लेकिन जो सुधार किए थे वो सुधार उसके असफल होते चले गए। चार चीजें उसने लागू किया था, जैसे राजधानी परिवर्तन, उसका क्या था, सांकेतिक मुद्रा की बात, कराची अभियान की बात। इस प्रकार उसने जितने भी कार्य किए उसमें क्या था, दुआब में कर वृद्धि, उसका क्या था, यहाँ पे विरोध हुआ था। इसी कारण इसने एक सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया। तो अलग अलग विद्वानों के यहाँ पे अलग अलग मत है। कुछ विद्वानों ने इसको बताया चमड़े का था, कुछ विद्वानों ने बताया कांसे का था, कुछ विद्वानों ने तांबे का बताया। तो जो मुख्य रूप से जो आता है उसमें, तो आपको भी तांबा ही जानना है। किसका था, तांबे का ही आपको भी जानना है, ये आंसर सही है। अगला है, निम्नलिखित में कालक्रम के अनुसार सजाई तथा कूट उपयोग देखते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अब इसको सिंपल सा सब सजा सकते हैं। पहला कौन सा वंश था, दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं। सल्तनत में पहला वंश कौन सा था,
गुलाम वंश, कौन सा था? गुलाम वंश। इसे एक और नाम से जानते हैं, ममलूक वंश। ममलूक वंश। दूसरा कौन सा था? दूसरा खिलजी वंश। खिलजी वंश। इसके बाद कौन सा था? तुगलक वंश। इसके बाद कौन सा था? सैयद वंश। और लास्ट में क्या था? लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत पे इतने वंशों ने या इसके शासकों ने क्या किया था? यहां पर शासन किया था। तो आपको आंसर बताना है। इसकी अकॉर्डिंग सिंपल सा प्रश्न है। तो आपका क्या है? पहले गुलाम वंश मतलब सी से शुरुआत करिए। सॉरी, ऑप्शन में इधर उधर हो गया है, ठीक है। तो आपको आंसर ये देखना है, बाकी जो भी इसमें आपका सही है। इसको आप बना लीजिए बी, इसको आप बना लीजिए सी, ठीक है। अब आपका क्लियर हो जाएगा। तो बी, ए, उसके बाद कौन सा है? सी, फिर डी। अच्छा, इसको इस तरह बनाए ही हैं, ठीक है। चलिए, आंसर आप इसको जानते रहिए, यही आपका है। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के दृष्टि से सजाइए और नीचे दिए गए कोड पर उत्तर का चयन कीजिए। तराइन का प्रथम युद्ध, राजधानी स्थानांतरण, तैमूर का आक्रमण, कुतुब मीनार का निर्माण। ध्यान रखना भैया, हाँ ऑप्शन उल्टा सीधा है, तो आपको बस केवल उसको मेन चीज जानना है। ऑप्शन में बहुत ज्यादा छोड़िए इसको, ठीक है। चलिए, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। राजधानी स्थानांतरण, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को कब स्थानांतरित किया था? 1325 सॉरी 26-27 के आसपास से स्थानांतरण किया था। तैमूर का आक्रमण 1398 में हुआ था। कुतुब मीनार का निर्माण जो पूरा हुआ था 1231। शुरुआत किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन पूर्ण कराया था इल्तुतमिश ने। तो आपका इसके अकॉर्डिंग आपका देखना है आंसर कौन सा है। तो तराइन का पहला युद्ध ए है। ए के बाद जो ऑप्शन आपका डी होगा, फिर उसके बाद क्या है? बी, उसके बाद ये आंसर बी आपका राइट आंसर, ठीक। चलिए, आईने अकबरी का लेखक कौन है? इसे पीछे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। अबुल फजल। आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत के पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। अग्रदूत। इन्होंने सबसे पहले अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया, और सबसे पहले इन्होंने ये बताया कि भारत में बहुत सारी बुराइयां जो फैली हुई थी, जो कुरीतियां थी, उसके विरोध में इन्होंने क्या किया? झंडा उठाना शुरू किया। और इसी कारण इनको क्या कहते हैं? आधुनिक और मध्य के बीच का सेतु भी कहा जाता है। भारत में क्या पुनर्जागरण अग्रदूत कहा जाता है। आधुनिक भारत का जन्मदाता कहा जाता है। बहुत सारे नामों से इनको जाना जाता है। भारत का जन्मदाता, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ? राजा राम मोहन राय। निम्नांकित में इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा जाता है? ऋग्वेद में इंद्र को किस नाम से पुकारा जाता है? ध्यान रखना है आपको कि ऋग्वेद में जो आर्य जो थे वो इंद्र को देवता मानते थे, सेना नायक मानते थे। आर्य जो थे इंद्र को अपना नेता मानते थे। नेता मतलब हमारे देवता है, मुख्य देवता है, ये हमारी तरफ से युद्ध लड़ेंगे। और इसीलिए जब युद्ध करने जाते थे तो ये लोग किसका अपना नाम लेते थे? इंद्र का नाम लेते थे। इनका ये कहना था कि ये जो 10 शिव हैं, 10 मतलब जो अनार्य हैं, 10 शिव के पुरों को जीतते हैं, पुरों को जीतते हैं, इसीलिए इन्हें पुरंदर कहते हैं। 10 शिवों को पुरों को जीतने के कारण इन्हें किस नाम से जाना गया?
पुरंदर कहा गया। ठीक है, ये अधिक मद्यपान करते थे। ठीक है, इनको मधवा कहा जाता था। ये सोम रस का पान अधिक करते थे, इनको सोमापा कहा जाता था। ठीक, ऋग्वेद में लगभग 1/4 जो ऋचाएं हैं या मंत्र हैं वो किसको समर्पित मंत्र हैं? इंद्र को समर्पित मंत्र हैं। ठीक है, आंसर आपका क्या हुआ? पुरंदर। चलिए, निम्नांकित में कौन सा राजा जैन सन्यासी होगा? इसको हम लोग इसके पीछे वाले प्रश्न पत्र पे हल कर चुके थे। ठीक है, तो कौन सा राजा जैन सन्यासी हो चुका है? चंद्रगुप्त मौर्य। हमने बताया था कि इसके समय में 12 वर्षों का अकाल पड़ गया और इसने अपना शासन जो है वो अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप कर भद्रबाहु, एक जैन सन्यासी से भद्रबाहु, और उस भद्रबाहु के साथ ये चला गया कर्नाटक के बेलगोला नामक स्थान पर, और वहीं के चंद्रगिरी पहाड़ी पर ये बैठ के वहां पे तपस्या करने लगे, तप करने लगे वहीं पर। और वो कुछ समय बाद धीरे धीरे इन्होंने क्या किया? कुछ समय बाद इन्होंने एक संथारा पद्धति थी जिसको संलेखना पद्धति कहते हैं। संलेखना पद्धति से इन्होंने क्या कर दिया था? अपना प्राण त्याग दिया था। अपना प्राण त्याग दिया था। तो आंसर कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? उत्कल। क्या नाम था? उत्कल। वह कौन सा मुस्लिम यात्री थे जो विजयनगर के दरबार में आया था? ध्यान रखना है, इनमें से कौन सा मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर के दरबार में आया था? यहां पे अगर देखेंगे इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक की बात करता है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। अल बरूनी महमूद सेवक महमूद गजनवी के साथ आया था। महमूद गजनवी के साथ आया था। अब्दुल रज्जाक एक था, ये कहाँ का था? ये फारस का था। फारस या ईरान का था। ये विजयनगर के शासक के संगम वंश के शासक थे। उनका नाम था देवराय द्वितीय। इनके शासनकाल में क्या हुआ था? ये भारत आया था। किसके समय में आया था? कौन आया था? अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय के शासन काल में। एक और शासक था निकोलो कोंटी, मतलब एक यात्री था, इटली से आया हुआ था। वो इसके पहले आया था, जिसका नाम इनके देवराय प्रथम के शासन काल में आया था। ये देवराय द्वितीय के शासन में। जब हम लोग विजयनगर साम्राज्य पढ़ेंगे तो उसको और डिटेल्स अच्छे से तब हम लोग वहां पे इन सब की चर्चा करेंगे। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सबको पता, 327 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। 326 में यहाँ पर कुछ समय तक उसने लगभग 19 महीने पूर्व टोटल भारत में रहा था। कितने महीने? 19 महीने वो भारत में रहा और फिर बाद में यहाँ से वापस जाता है और 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो 327 ईसा पूर्व। बौद्ध दर्शन का दार्शनिक विवेचन किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? हम इसके पीछे प्रश्न आया था, पिछले प्रश्न पत्र पे हम लोगों ने चर्चा किया था कि जो पिटक है, त्रिपिटक, और त्रिपिटकों में हमने बताया था 3 पिटक है। कौन कौन पिटक है? शुद्ध पिटक है, विनय पिटक है, अभिधम्म पिटक। शुद्ध पिटक के अंतर्गत क्या था? बुद्ध की शिक्षाओं संबंधित था। क्या था? बुद्ध की शिक्षाएं, बुद्ध की शिक्षाएं। इसका संकलन जो किया गया था वो शुद्ध पिटक में, प्रथम भाव संगीत में शुद्ध पिटक विनय पिटक थे और तीसरी भाव संगीत में अभिधम्म पिटक। विनय पिटक की बात करते हैं, इसमें क्या था? बौद्ध संघ के नियम कानून, बौद्ध संघ के नियम थे, नियम के उल्लेख मिलता है। और बौद्ध दर्शन की बात जो करता है वो अभिधम्म पिटक करता है। मतलब दार्शनिक विवेचन की बात कौन करता है? अभिधम्म पिटक करता है। तो त्रिपिटकों के अंतर्गत ये है। जातक कथा है, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा इसमें है। बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा का उल्लेख है इसमें, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा। ठीक है,
अगला है, चरक किस शासक के दरबार में रहते थे? चरक किसके दरबार में रहते थे? चरक कनिष्क के दरबार में रहते थे। चरक जो थे ये काय चिकित्सक थे। इनकी पुस्तक है चरक संहिता। इनकी पुस्तक है चरक संहिता। तो चरक किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में संबंधित थे। इंडिका का लेखक कौन है? इसको भी हम लोग हल कर चुके हैं। इंडिका का लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके दरबार संबंधित था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार संबंधित था। हम लोग पिछले जो प्रश्न पत्र सॉल्व किए हैं उसमें ये सब प्रश्न को अच्छे से हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है। वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित नहीं थी? प्रश्न पूछा नहीं थी, प्रचलित पूछा है। तो क्या बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बहुपत्नी प्रथा? इसमें कौन कौन सी प्रचलित नहीं थी? ये प्रश्न आपका है। वैदिक काल का प्रश्न पूछा, इसमें बताइए भाई, वैदिक काल में कौन से प्रथा प्रचलित नहीं थी? ये थोड़ा सा आंसर आप लोग बताइए फटाफट। चलिए ध्यान रखिएगा इसमें। अगर देखा जाए, क्या बाल विवाह प्रचलित था वैदिक युग में? तो नहीं। क्या सती प्रथा प्रचलित थी? इसका भी कोई उल्लेख वैदिक काल में नहीं मिलता है। इसका मतलब ये भी नहीं था। क्या पर्दा प्रथा प्रचलित थी? उस समय महिलाओं, वैदिक काल की मतलब ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक की बात हो रही, उस समय ये भी नहीं था। क्या बहुपत्नी विवाह प्रथा प्रचलित थी? तो हाँ, उस समय बहुपत्नी विवाह प्रचलित था, लेकिन पूछा है नहीं थी, इसलिए आंसर क्या हुआ? ये पूरा प्रश्न ही आपका क्या होगा? ये आया हुआ प्रश्न है तो वो आपका गलत है। ठीक है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग उस समय बहुपत्नी प्रथा होती थी, एक पुरुष के कई पत्नियां थीं, ये आंसर सही। अगर यहां पे पूछा कौन से सामाजिक कुप्रथा प्रचलित थी, अगर होता तब आंसर आपका क्या हो जाता? बहुपत्नी प्रथा, क्योंकि बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा ये प्रचलित नहीं थी। और प्रश्न को अगर आप यहां हटा देंगे, नहीं को काट देंगे, तो अपने आप आंसर आपका बन जाएगा बहुपत्नी प्रथा। अब क्लियर हो भैया? आंसर अब क्लियर हो गया? जी जी जी, ठीक। देखिए, हम अपने मन से प्रश्न नहीं बनाए, आयोग के प्रश्न है, हम उसी को सॉल्व कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे जो समझ वो है, इसीलिए हम इसको क्लियर कर दे रहे हैं आपको। ठीक। निम्न में से कौन से अवध का अंतिम नवाब था? शहादत अली, नसरुद्दीन ने? आपको पता, वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह जो था वो अवध का अंतिम नवाब था। कौन था? वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। और इसी के समय कुप्रशासन का आरोप लगाकर किसने? डलहौजी ने 1856 ईस्वी में 1856 ईस्वी में अवध का विलय कर लिया। किसने किया? डलहौजी ने अवध का विलय कर लिया। ठीक भैया। तो आंसर आपका क्या हुआ? वाजिद अली शाह। आपको प्रश्न में यह बताना है कि अवध का प्रथम नवाब कौन था। आंसर आप लोग दीजिएगा। आप लोगों के लिए प्रश्न है प्रथम का कि प्रथम नवाब अवध का कौन था। अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सबको पता है, कोई ऐसा नहीं होगा जिसको न पता हो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो कांग्रेस की पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कब? दिसंबर 1885 ईस्वी में। कहां पर हुई थी? बंबई में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे?
अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। WC बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे, ये सबको पता। शहादत अली खां, वेरी गुड। अवध का नवाब कौन था प्रथम? शहादत अली खां, वेरी गुड, वह संस्थापक था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कब भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना? इसको बताइए, ये अच्छा है, ये अच्छा प्रश्न है, इसको आप बताइए भाई। कब भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना हुई? ठीक, चलिए ध्यान रखिएगा, साम्यवादी की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में साम्यवादियों के नेता, ये रूस के साम्यवादियों से सब प्रभावित हुए थे, वेरी गुड, 1924। तो साम्यवादियों के नेता थे सत्यभक्त। क्या नाम था? सत्यभक्त। उन्होंने कानपुर में, कहां पर? कानपुर में 1 सितंबर 1924 को साम्यवादी दल की स्थापना की थी। दल की स्थापना की थी, साम्यवादी दल की स्थापना की थी। कौन किया था? सत्यभक्त ने, नाम है सत्यभक्त। क्या नाम है? सत्यभक्त। ठीक है, कहां पर किए थे? कानपुर में। 1 सितंबर 1924 ईस्वी को साम्यवादी दल की स्थापना किए थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सब प्रश्न आपके बनते रहते हैं, इन सब चीजों को आपको मिस नहीं करना है। ठीक भैया, चलिए अगला प्रश्न, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? ये भी हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाख दत्त की। कौन कौन सी है? मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। अभी पीछे हम लोग चर्चा किए, देवी चंद्रगुप्तम। देखिए जो प्रश्न सिंपल है या जो प्रश्न आप लगभग सब जान रहे हैं, उस पर हम ज्यादा समय नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक में अच्छे से तभी सब पर और डिस्कस करेंगे। ठीक भैया, ये सब प्रश्न रिपीटेड भी है, कई बार हम लोगों ने इसको पढ़ा है। चलिए, निम्नांकित को कालक्रमानुसार सजाइए और कूट का उपयोग करते हुए उपयुक्त विकल्प चुनिए। आपके बताना कि ये लोग कब कब के समय के थे, तो चलिए देखते हैं। कलिंग की हम बात करते हैं। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इसका मतलब गुप्त काल की बात हो रही है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कब शासक बना? 375 ईस्वी में बना था। कब बना था? 375 ईस्वी से 415 ईस्वी के मध्य था। चंद्रगुप्त प्रथम था। चाणक्य की बात करते हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय का है। मौर्य की बात कर रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय की बात कर रहा है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने कब स्थापना की थी, कब वो किया था? एक 322 ईसा पूर्व में। 322 ईसा पूर्व में इन्होंने, ईसा पूर्व, इसका मतलब चाणक्य इसके पहले रहे होंगे, इसके समय में थे तो इसके पहले से भी थे। ठीक है, तो समय इनका इस धर्म ले लेंगे। कनिष्क की बात करते हैं तो कनिष्क का 78 ईस्वी में क्या हुआ था? राज्याभिषेक। तो हमको इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम रखेंगे चाणक्य को। किसको रखेंगे? चाणक्य को। चाणक्य सबसे पहले 3 इसको रखेंगे। तो आपका ABCD यहां मतलब कर दिया है, यहां पे ABCD किया है, शायद कूट ने, अच्छा कूट लिखना भूल गए हैं। चलिए, नहीं सॉरी, कूट है, बस ABCD कर दिया गया है। जो 1 2 3 है इसको ABCD कर दिया गया। तो हम लोग C से उठाएंगे। पहले चाणक्य आ जाएंगे, फिर कलिंग युद्ध होगा, फिर उसके बाद कनिष्क आएंगे, फिर विक्रमादित्य आएंगे। तो आंसर आपका, ये आंसर आपका सही होगा। बस आपको ध्यान देना, नंबरिंग की जगह क्या हो गया, वो ABCD हो गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। एक कथन है, हाड़ मांस का कोई ऐसा व्यक्ति भी चला, यह कथन किसका था?
यह कथन उस समय का है जिस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, और उसी समय विश्व के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। कौन थे? आइंस्टाइन। आइंस्टाइन थे, और उन्होंने गांधी जी को देख कर कहा था कि भविष्य की पीढ़ियां ये समझेंगी कि हार, जब देखेंगी, इतिहास को पढ़ेंगी और जानेंगी, तब वो क्या है, तो कहेंगी कि हाड़ और मांस का कोई ऐसा व्यक्ति था जो कभी चला था। ठीक है, उनके ऊपर उसने कमेंट किया था। तो आंसर कौन सा है? आइंस्टाइन। ठीक भैया, किसने कहा था? आइंस्टाइन ने। पुस्तक है मुंतखब उल तवारीख, पुस्तक के लेखक कौन है? इसको भी हम लोग पीछे चर्चा किए बदायूनी के विषय में, जब हम लोग अगले प्रश्न पत्र को सॉल्व कर रहे थे, बदायूनी के विषय हम लोग चर्चा किए थे। तो बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी, मुंतखब तवारीख, ये किसके समय में लिखी गई? अशोक के समय छिपा कर लिखी गई पुस्तक है। किसके समय में? अशोक के समय छिपा कर लिखी गई पुस्तक। इसमें कुछ लोग लेट भी आते हैं क्या उसमें? शिवानी सिंह जी 1 बजे क्लास से आप लोग टाइम से जुड़ जाया करिए। ठीक है, सबसे अच्छा उमेश यादव टाइम पे आप आते रहते हैं। पूनम जी भी, आप लोगों का वेलकम है। ठीक है, तो प्रयास एक करिए आप लोग भी टाइम पे आने का, तो उससे क्या रहेगा, एक अच्छा माहौल भी बन जाता है और प्रश्न भी आपको अच्छे आपको यहाँ से मिल जाते हैं। ठीक भैया, आंसर क्या है आपका? अब्दुल कादिर बदायूनी, अकबर के समय। ठीक है, अगला, भारत छोड़ो आंदोलन कब स्थगित हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब समाप्त हुआ, ये कोई बता दे तो समझ जाए आपकी तैयारी कैसी है। यही आपका समझ लीजिए, ये लेवल अच्छा है प्रश्नों का। इसको बताइए भाई, भारत छोड़ो आंदोलन बताइए। वेरी गुड, बहुत सुंदर आंसर, डी, वेरी गुड। सूरज जी नहीं भाई, डी आंसर वाले सही हैं, डी आंसर वाले सही हैं, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन स्थगित ही नहीं किया गया था, वो स्थगित ही नहीं किया गया था। तो जिसका आंसर डी है, सभी डी आंसर वाले सही हैं। चलिए, अच्छी बात है, आप लोगों की तैयारी लेवल भी अच्छा है, अच्छा लगता है आंसर देखकर। ठीक है, तो आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जब उसमें जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उसमें द्वितीय विश्व युद्ध, फिर बैठक चलती रही, लेकिन ये आंदोलन समाप्त ही नहीं किया गया, ये आंदोलन समाप्त ही नहीं किया। जी मयंक चौधरी जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए अगला प्रश्न, ब्लैक होल की घटना कब घटित हुई थी? यही प्रश्न है, ब्लैक होल की घटना कब घटित हुई थी, ये प्रश्न है आपका। ठीक है, ये घटना है प्लासी के युद्ध के पहले की कहानी। कब हुई थी? प्लासी के युद्ध के पहले की कहानी है ये। ठीक है, अब इसमें था क्या, घटना क्या थी? सिराजुद्दौला 1756 में बंगाल का नवाब बनता है। सिराजुद्दौला 1756 में बंगाल का नवाब बनता है, और उसके समय में जो क्या कहते हैं, अंग्रेज, फ्रांसीसी, इन लोगों ने अपनी अपनी कोठियों का विस्तार करना शुरू किया। किसने? अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने, इन लोगों ने अपनी अपनी कोठियों का क्या किया? विस्तार करना शुरू किया। ठीक है, जब ये विस्तार कर रहे थे, तो उसी विस्तार के समय, उसी विस्तार करने, जब ये सूचना मिली किसको? नवाब को जब मिलती है, तो नवाब ने कहा, सीधे संदेश भिजवाया अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के पास कि आप कोठियों को विस्तार को क्या करिए? बंद कर दीजिए। लेकिन फ्रांसीसी तो मान गए, अंग्रेज नहीं माने। फ्रांसीसी मान गए लेकिन अंग्रेज नहीं माने, और यही कारण बन गया कि नवाब ने क्रोधित होकर जो कलकत्ता की जो चटगांव, ये सब जो कोठियां थी, उस पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और जब आक्रमण कर दिया तो कलकत्ता में उन्होंने लगभग 123 बंदे को, 123 लोगों को क्या किया? 123 लोगों को बंदी बना लिया। जो अंग्रेज बर्नेट उस समय क्या था, वहां का प्रमुख था, तो वो भाग गया, छोड़ के भाग गया। ठीक है, बंगाल की खाड़ी तरफ। उसमें से 123 लोग बंदी बनाए गए, और उस 123 लोगों को जो बंदी बनाया, तो बंदी बनाकर कहां रख दिया? एक छोटी सी कोठरी में। एक छोटी सी कोठरी में 123 लोगों को बंदी बनाकर रख दिया। और यह घटना थी
20 जून 1756 को। कब थी? 20 जून 1756 को यह घटना थी। और अब सोचिए, जून का महीना, उस एक कोठरी में, छोटी सी कोठरी थी, उसमें 123 लोग बंदी बना लिए गए। सॉरी, जी 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 146, सॉरी, जी जी 146 लोग, 146 लोग, जी हाँ, ये मिस हो गया क्योंकि 123 लोग मर गए थे उसमें, ठीक है। और जब अगले दिन सुबह, अगले दिन जब इस कोठरी को खोला गया, इसमें से मात्र 23 लोग ही जिंदा बचे, ठीक है, मात्र 23 लोग ही जिंदा बचते हैं। और 20 जून की यह घटना हुई थी, ठीक है। जब 23 लोग जब जिंदा मात्र बचते, उसमें एक व्यक्ति का नाम आता है हालवेल। हालवेल, हालवेल नाम आता है। इसकी एक पुस्तक है एलाइव द वंडर, एलाइव द वंडर इसकी पुस्तक है। इसी पुस्तक में इस घटना का उल्लेख मिलता है। इसी एलाइव द वंडर में ही इस घटना का उल्लेख यह करता है। और जब यह सूचना, इस घटना की सूचना पहुंचती कहां? कर्नाटक, मद्रास जब पहुंचती है, तो उसी समय रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में वहां से सेना भेजी गई। कहां पर? बंगाल के लिए। और उसी के बाद फिर प्लासी के जो युद्ध हुआ था, प्लासी की युद्ध भूमि की क्या हुई? पूरी पृष्ठभूमि तैयार की गई। प्लासी की युद्ध की पूरी पृष्ठभूमि उसी के बाद जब क्लाइव और वाटसन बंगाल आते हैं तब हुई। यही घटना क्या है? कालकोठरी के नाम से प्रसिद्ध होती है। ठीक भैया, चलिए, दक्षिण के नासूर को किसने बर्बाद कर दिया? ये कथन ये इतिहासकारों के द्वारा कहा गया, क्योंकि औरंगजेब का एक पुत्र था अकबर। औरंगजेब का पुत्र था अकबर, जिसने औरंगजेब का पुत्र था अकबर जिसने औरंगजेब के विरुद्ध क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। और यही कारण था, जब वो पहुंचे थे, एक नाम सुने हुए गुरु तेग बहादुर, उन्होंने अकबर को प्रोत्साहित किया था, धन दिया था। फिर अकबर का पीछा करते हुए मुगल सेना निकलती है, तो वो पहुंचते हैं संभाजी के पास, मराठा। संभाजी ने भी उसको कुछ समय के लिए संरक्षण दिया। इसी कारण औरंगजेब स्वयं जाता है दक्षिण भारत, दक्कन स्वयं जाता है, और वहां पर की राजनीति में वो स्वयं फंस जाता है। अकबर तो निकल जाता है, वहीं पर तब से संभाजी से क्या हुआ? संभाजी के ऊपर आक्रमण करता, संभाजी को कैद करता है, उनको क्या करता है? उनकी हत्या करवा देता है। तो ये जो घटनाएं थी, जब औरंगजेब जाता है वहां पर, ध्यान दीजिएगा, अकबर द्वितीय एक मुगल बादशाह था, ये अकबर दूसरा है। अकबर द्वितीय एक मुगल बादशाह था, लेकिन ये अकबर दूसरा केवल ये औरंगजेब का पुत्र था, ये बादशाह नहीं था। इसको हम द्वितीय प्रथम में नहीं पढ़ सकते, ठीक भैया। तो ये अब इसी कारण क्या था, वो जब दक्षिण गया, तो दक्षिण जाने के बाद बहुत लंबे समय तक वह दक्षिण की राजनीति में फंसा रहा। इसीलिए इतिहासकारों का कहना है, जैसे स्पेन के फोड़े ने, स्पेन के नासूर ने नेपोलियन को बर्बाद कर दिया, उसी प्रकार दक्कन के नासूर ने औरंगजेब को बर्बाद कर दिया। ठीक है, इसका प्रसिद्ध उस समय इतिहासकारों का ये इस समय का मत था। ठीक है, तो किसको बर्बाद किया? औरंगजेब को। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार का विख्यात हिंदी कवि कौन था? ये आपको बताना भाई। ये अच्छा आंसर ऑप्शन है, बीरबल, अब्दुल रहीम, राजा भगवान दास, मान सिंह। ये आपकी क्या है कि अकबर के दरबार के जो विख्यात या प्रसिद्ध, इसमें आपको आंसर देना। बताइए फटाफट। आंसर बी। कुछ लोगों का सी भी आता है, कुछ लोगों का अब्दुल रहीम भी आ रहा है भाई। चलिए, अब्दुल रहीम वाले सही हैं। आपको रहीम दास के सोरठे तो आपने पढ़ा ही होगा, बहुत सारे। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी चीजें, इन्होंने ये एक अच्छे योद्धा भी थे और अच्छे लेखक भी थे। मतलब कलम और तलवार दोनों ये साथ लेकर चले, दोनों के ये धनी थे। युद्ध भी अच्छा करते थे, बहुत सारे युद्धों का इन्होंने अकबर की तरफ नेतृत्व भी किया। और ये बैरम खां के पुत्र थे। बैरम खां के पुत्र थे, बैरम खां और सलीमा बेगम, इसके पुत्र थे रहीम खां, जो अकबर के दरबार में रहा करते थे। तो राइट आंसर आपका रहीम दास है। इनके बहुत सारे इन्होंने पुस्तकें लिखी, चाहे रहीम के सोरठे,
रहीम दोहावली, मतलब इस प्रकार करके कई पुस्तकें इन्होंने लिखी है। ठीक भैया, तो आंसर आपका क्या हुआ? रहीमदास। चलिए अगला प्रश्न है, वाकियात बाबरी। कल पीछे परीक्षा में भी प्रश्न पूछा गया है, वाकियात बाबरी क्या थी? तो इसको बाबर की आत्मकथा थी। बाबर ने इसको तुर्की भाषा में लिखा है। किस भाषा में? तुर्की भाषा में लिखा है। वाकियात बाबरी, या इसी कहते हैं तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी क्या कहते हैं? तुजुक ए बाबरी, और या इसको और नाम देते हैं बाबर नामा। ये ना आंसर क्या है यहां पे? चलिए अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध था? शैक्षिक सुधार, सामाजिक सुधार, प्रशासनिक सुधार, धार्मिक सुधार। तो शेरशाह सूरी को इतिहास में क्यों सबसे ज्यादा याद किया जाता है? तो शेरशाह सूरी को जो सबसे ज्यादा याद किया जाता है वो क्यों याद किया जाता है? वो उसके प्रशासनिक सुधार के लिए याद किया जाता है। जिसने प्रशासनिक सुधार किया था वो अकबर ने बहुत सारी चीजों को अपने यहाँ पे क्या किया था, इसको फॉलो भी कराया था। ठीक है, अकबर ने इसको भी क्या किया था, फॉलो का, अपने यहाँ भी इसको बहुत सारे सुधारों को लेकर गया था। चाहे केंद्रीय सुधार हो, चाहे प्रांतीय सुधार हो, चाहे ग्राम स्तर की सुधार हो, चाहे परगने का सैनिक सुधार हो, सब पर इन्होंने क्या किया था, ध्यान दिया था। इसलिए अपने प्रशासनिक सुधारों के लिए ये जाना जाता है। अगला एक प्रत्यक्षदर्शी भारत के किस इमारत से उत्प्रेरित होकर कहा था कि यह जन्नत से धरती पर उतारा गया है? ये आंसर आप बताइए भाई। बहुत अच्छा प्रश्न है, और इसी से मिलता जुलता प्रश्न आपको 2021 के टीजीटी में भी आया था। सिक्सटी 63 का आंसर दीजिए भाई आप लोग। 63 का आंसर बी। हाँ, यही चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान क्या रखना है कि 63 का ये ताजमहल नहीं है, ताजमहल नहीं है। तीनों आंसर गलत हैं। आंसर सही क्या है? दिल्ली के लाल किला। अब दिल्ली के लाल किले की हम बात करते हैं। क्यों दिल्ली का लाल किला की बात करते हैं? 1636 ईस्वी में शाहजहां ने 1636 ईस्वी में शाहजहां ने क्या किया था? शाहजहां ने 1636 ईस्वी में शाहजहानाबाद नगर बसाया था। बाद और वहीं पर लाल किले का निर्माण किया था। इसी लाल किले की एक बहुत महत्वपूर्ण इमारत थी जिसको कहते थे दीवाने खास। दीवाने खास क्या कहते हैं? दीवाने खास। इसी दीवाने खास में उसने क्या किया? शाहजहां ने इसमें रत्न जड़ित, बहुत अच्छी तरीके से रत्न जड़ित रूप से इसको बनवाया था। चांदी से भी, जवाहरात से, बहुत सारी चीजों से इसको सुंदर बना, और यहीं पर वो अपना मयूर सिंहासन भी रखता था। ठीक है, इसी को देखकर इतिहासकारों ने इसको कहा, क्या कहा कि प्रत्यक्ष जो देखा और प्रत्यक्षदर्शी था उसने देखकर उसने कहा कि भाई यह ऐसे भवन है जो क्या है, स्वर्ग सीधे धरती पर उतारी गई है। ठीक है, अब यहां पर इसका जो प्रूफ देता है, यहां पर एक पंक्ति है, उसको लिखा था अमीर खुसरो ने, इसकी दीवारों पर अंकित है। अमीर खुसरो की पंक्ति है। पंक्ति यह है, गर फिरदौस वर रुए जमी अस्त। गर फिरदौस पंक्ति है, गर फिरदौस वर रुए जमी अस्त। जमी अस्त फारसी में है, अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त, हमी अस्त। इस पंक्ति को भी वहां पे क्या किया गया है? उत्कीर्ण किया गया, वहां पे लिखा गया। यहीं से प्रश्न उठाकर ही बनाया गया प्रश्न है।
इसलिए लोगों के दिमाग में क्या हो जाता है, हाँ इसकी मीनिंग है, अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है, अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। यही अमीर खुसरो की ये लाइन है। और इसी लाइन को क्या किया, अमीर खुसरो की लाइन को कहाँ पे लिखा गया है, ये दिल्ली के लाल किले के अंदर दीवाने खास जो बनाया गया है वहां पर। वैसे हालांकि दीवाने खास जो पूरी तरह से पूर्ण विकसित नहीं है, वो अधूरा ही कुछ रह गया, लेकिन सबसे ज्यादा जो बनाया गया, जो सबसे सुंदर जो भवन है सब में सबसे सुंदर बनाया गया क्या है, दीवाने खास। 2021 के टीजीटी में भी ये प्रश्न पूछा गया था कि किस मुगल काल की किस स्थापत्य कला में स्वर्ण, चांदी, रत्न जनित और जवाहरात इससे संबंधित क्या है, कौन से स्थापत्य बनाई गई है, वो भी स्थापत्य किस पे बनाई गई है, वो दिल्ली के लाल किले के अंदर ये दीवाने खास की बात हुई थी। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक। ठीक है, पूरा आपको लगभग पूरा जो 2009 के सारे प्रश्न थे हम लोगों ने इस पर चर्चा किया, पूरा डिस्कस किया। इसके बाद अगले वाले हम लोग कल क्लास लेंगे, कल देखेंगे। यहाँ तक आपका पूरा टीजीटी 2009 तक के प्रश्नों को हम लोगों ने पीछे जो 21 से लेकर 9 तक के हल किया है, और कल इसके बाद के जो पीछे जो हुए प्रश्न पत्र हैं हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक भैया, इसके बाद कुछ आपको सूचनाएं हैं, वही हमारे जो क्लास चल रही हैं, थोड़ा सा टेट के अलावा हमारे यहाँ जो बैचेज चल रही हैं वो क्या है, टीजीटी की बैच चल रही है, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी और जीआईसी प्रवक्ता, जीडीसी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, सीटेट, यूपीटेट, मतलब जो भी केवीएस, एनवीएस जितने भी एग्जाम हैं, सभी एग्जाम के शिक्षक संबंधी जितने भी एग्जाम हैं सबकी बैच हमारे यहाँ क्या है, इस समय स्टार्ट हो रही हैं। तो आप लोग अपने मित्रों, अपने दोस्तों, इन सबको के पास भी क्लास को आगे शेयर करिए, बताइए, और क्लास कैसी रही इसके लिए भी आप बताइएगा। आज के लिए बस यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।